हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। आज वैसे तो टॉपिक जो है, हम जो बात कर रहे हैं वो ऑक्सीजन के बारे में कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं कुछ और बात भी करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ देश में ऑक्सीजन की जद्दोजहद चल रही है और ये एक्चुअली एक फैक्ट है। लोग कोविड से तो अपनी जान दे ही रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से भी लोगों की जान जा रही है। रेमडेसिविर ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। बहुत से हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, शमशान और कब्रिस्तान में लाइन लग रही है, और डेथ्स के ऑफिशियल नंबर्स जो हम देख रहे हैं वो बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ग्राउंड रियलिटी से बहुत कम है। ये सब फैक्ट्स हैं। ऑफिशियल नंबर्स के हिसाब से रोज 2000 से ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं और 3 लाख 3.5 लाख पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इट इज़ अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेन। अब इस सब का रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज है एक मेडिकल इमरजेंसी। आज पूरे इंडिया में ऑफिशियली कोविड के एक्टिव केसेस 25.5 लाख हैं, 25,50,000 के आसपास। तो 140 करोड़ के देश में हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो एडिशनल 25 लाख पेशेंट्स हैंडल नहीं कर सकता। अब आई डोंट नो ये गुड है या बैड है, हाउ गुड और हाउ बैड इट इज, बट ये एक फैक्ट है। अब हो सकता है कोई ये कहे कि यार, ये सब जो भी बातें मैं कर रहा हूँ ये सब नेगेटिव बातें हैं और हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपने स्पिरिट्स हाई रखने चाहिए और पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। तो मैं भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे रखना चाहता हूँ कि जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कभी भी हमारे डिस्कोर्स में या हमारे डिस्कशन में, हमारी बातचीत में, हमारे लीडर्स के प्रोमिसेस में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं रहा है। और इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स की टक्कर के नहीं है। आप ये प्रोमिसेस तो सुनते हैं कि ये मूर्ति बनाई जाएगी, लेकिन ये प्रोमिसेस नहीं सुनते कि आपके डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है वो एम्स के लेवल का कर दिया जाएगा। तो आज जब हमारे पास मौका है इंट्रोस्पेक्शन करने का, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट मुद्दों में लाने का, तो इस मौके को ये कह के हमें गंवाना नहीं चाहिए कि ये सब नेगेटिव बातें हैं, इनके बारे में बात मत करो, पोस्ट मत करो, शेयर मत करो। जब हम हमारी कमियां देखेंगे, जानेंगे, तभी हम उन्हें सुधार पाएंगे। और आज भी अगर हम अपना मुंह फेर लेंगे ये बोल के कि ये सब नेगेटिव बातें हैं, तो फिर हालात बदलेंगे नहीं। अगर सामने से शेर आ रहा है और आप अपनी आंखें बंद कर लें, तो शेर गायब नहीं होगा। शेर सामने से आ रहा है, आपको एक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी बात मैं करना चाहता था। बाकी ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे। अभिषेक, अभिषेक ओवर टू यू। अ, आज के हम टॉपिक पे आए, जैसे आपने बोला कि एक ये होता है कि नेगेटिव बात करना एक अलग चीज़ होती है कि आप कुछ दिनों से मीडिया में देख रहे होगे या न्यूज़पेपर में देख रहे होगे। धीरे धीरे कोविड की जो पहले जो न्यूज़ आती थी वो गायब होती जा रही है, ये बोल के कि हम नेगेटिव बात नहीं करना चाहते, हम पॉजिटिव बात करना चाहते हैं। मेन स्ट्रीम में भी ये कई कई जगह चल रहा है कि हम पॉजिटिव बात करना चाहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव बात कीजिए, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी कि आपको एक जो ज़मीनी हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, जो ज़मीन पे हो रहा है, जो लोगों के साथ हो रहा है, जिस तरह की कंडीशन है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ताकि 2 चीज़ें होती है, एक तो जो पॉलिसी बनाते हैं या जो सरकार में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, अगर वो उनको ज़मीनी हकीकत पता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो उस हिसाब से वो अरेंजमेंट कर पाएँगे। अगर आप डिनायर मोड में रहेंगे कि नहीं सब कुछ अच्छा है, कुछ नहीं हो रहा है, हमें पॉजिटिव करना है, तो कंडीशन सुधरने की बजाय और ख़राब हो जाएगी। दूसरा ये कि हम हमें और आपको जो आम लोग हैं, उनको भी ये सब बातें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन आएगा तो उसमें ये सब आपको बातें ध्यान में रखना होगी। क्योंकि हमारी जो कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की हो, वो केवल उनका मेन एम ये होता है कि इलेक्शन जीते। वो वही बातें करते हैं जिस पे उनको वोट मिलता है। वो ये बात कर देंगे कि आपको, जैसे शोएब ने बताया कि ये स्टेचू बनाना है तो वोट मिलेगा। तो ये बात कोई पार्टी ये बोलेगी कि अगर हॉस्पिटल बनाएंगे तो हम हो सकता है वोट ना दें। तो आगे जाके बात, ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए अपने माइंड में, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है। हो सकता है कि 1-2 महीने बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए सब चीज़ें भूल जाए। बट ये कंडीशन ऐसी हमें भूलना नहीं है। जो लोग, कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें वो भी ध्यान रखना है। और जो जिम्मेदार है, जिनकी वजह से ये कंडीशन ख़राब हुई है, जो एक तरह से बिल्कुल इनएक्टिव है, पूरा पिक्चर से गायब है, जो हमारे एमपी है, एमएलए है या हमारी जो गवर्नमेंट है, तो वो भी चीज़ हमें ध्यान रखना है।
उसके अब हमारे टॉपिक पे आता है। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे कि इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है। तो पूरा हम समझेंगे कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कितना डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस आ गया है, और ट्रांसपोर्टेशन में क्या चैलेंजेस आते हैं। तो इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। अ, जैसे कुछ दिनों से आपने ये सुना ही है कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है। आपने लोगों की ऐसी लंबी लंबी लाइनें देखी होगी कि ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराने के लिए हॉस्पिटल जो पेशेंट है उसके रिलेटिव को बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, आप कहीं से आके ऑक्सीजन का बंदोबस्त करो। बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे फोर्टिस का एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है। वो रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट से कि आप हमारे यहाँ आधे घंटे की, 2 घंटे की, या 6 8 घंटे की ऑक्सीजन बची है, हमें ऑक्सीजन अरेंज करके दीजिए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद फिर ये कल आपने पिक्चर देखी होगी कि एयरफोर्स जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं उनको एयरलिफ्ट कर रहा है। तो ये सब सिचुएशन आई क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे, वो हम समझते हैं। सबसे पहले ये जो पूरी टेबल है इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि एक्चुअल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी प्रोडक्शन होती है, और हमारे पास ऑक्सीजन का रिजर्व कितना है। 21 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में एक सुनवाई थी। दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल हाई कोर्ट में गए थे। उनका ये कहना था कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पा रही है। तो इसलिए उनको कोर्ट जाना पड़ा था, और कोर्ट में सुनवाई थी। तो उस जो सुनवाई में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाटा रखा था वो ही डाटा है। 21 अप्रैल के तक जो ऑक्सीजन की डेली डिमांड थी वो थी 8,000 मेट्रिक टन। ये गवर्नमेंट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो जवाब दिया था उस बेसिस पे है। और जो टोटल कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरे इंडिया की आप देख लें, वो है 7,200 मेट्रिक टन। इसमें से गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज़ को एग्जेम्प्ट किया है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होती है दो, एक तो मेडिकल यूज़ के लिए ऑक्सीजन यूज़ में आती है, और इंडस्ट्रीज़ में भी ऑक्सीजन लगती है। गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल जब से ऑक्सीजन की किल्लत हुई है तो इंडस्ट्री पे बैंड लगा दिया था कि कुछ इंडस्ट्रीज़ पे कि वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर सकती है। और कुछ ही इंडस्ट्री ने, नो इंडस्ट्रीज़ को अलाउ किया था, जिसमें माइनिंग है, स्टील इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम है, इनको अलाउ किया था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है कि आप ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी इंडस्ट्री में ऑक्सीजन की यूज़ पे बैन लगा दिया था। तो इनकी जो डिमांड है वो है 2,500 मेट्रिक टन। अगर हम ये सब मिला दें कि जितनी मेडिकल डिमांड आ रही है अभी 8,000 मेट्रिक टन, और इंडस्ट्री की 2,500 मेट्रिक टन, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 7,000 मेट्रिक टन, तो जो शॉर्टफॉल आ रहा है अभी ऑक्सीजन का वो आ रहा है 3,300 मेट्रिक टन। अगर गवर्नमेंट जो 9 इंडस्ट्रीज़ को अलाउ कर रही है ऑक्सीजन यूज़ करने के लिए, अगर उनको भी बैन कर देती कि आप यूज़ में नहीं कर सकते, आपको सारा जो ऑक्सीजन है वो आपको मेडिकल यूज़ के लिए डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो भी 800 मेट्रिक टन का डिफरेंस आता है। इसी में गवर्नमेंट ने 15 अप्रैल को अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि 15 अप्रैल तक जो इंडिया में ऑक्सीजन का रिजर्व था वो था 55,000 मेट्रिक टन। अगर हम देखें अगर ये जो शॉर्टफॉल आ रहा है, अगर अगर हम जो ऑक्सीजन के रिजर्व है उसमें से अगर हम वापरना चालू करें, तो ये जो ऑक्सीजन का रिजर्व है ये भी 2 से 8 वीक के अंदर खत्म हो जाएगा। ये 2 से 8 वीक तब है जब ये मान के चले कि जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, 8,000 मेट्रिक टन पे ही रहे। पर जैसी सिचुएशन है उसे लगता है कि आगे जाके ये डिमांड और बढ़ सकती है। एक तो जो दिक्कत है ऑक्सीजन सप्लाई में, पहली तो यही है कि डिमांड सप्लाई में जो गैप आ गया है कि हमारी सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। उसके अलावा जो दूसरा दूसरा इशू है वो है जोग्राफिकल लोकेशन, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट्स है, और लॉजिस्टिक्स। ये सबसे बड़ा ये दूसरा चैलेंजेस है कि हमारे पास ऑक्सीजन है भी, बट हम वहाँ पे नहीं पहुँचा पा रहे जहाँ पे ज़रूरत है। आप देखिए कि जो मेन अभी जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में आ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसे जैसे दिल्ली हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, जहाँ पे ऑक्सीजन की खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी है ही नहीं। और दूसरी तरफ जो अदर 8 स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, वेस्ट बंगाल, ये टोटल 80% जो हमारी ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें से इनका कंट्रीब्यूशन 80% है। तो एक लॉजिस्टिक चेंज आ रहा है। जैसे उड़ीसा में एक्सेस ऑक्सीजन है, यानी जितनी उनकी भी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। बस वो उड़ीसा से वो ऑक्सीजन लेके दिल्ली ट्रांसपोर्ट करना या एमपी ट्रांसपोर्ट करना, ये काफ़ी एक चैलेंज आ रहा है। ये चैलेंज क्यों आ रहा है? अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो ऑक्सीजन को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आप किसी भी टैंकर में नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशल टैंकर आते हैं, इसको होते हैं क्रायोजेनिक टैंकर्स। ये आप इसकी फ़ोटो देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इन्हीं टैंकर में आप ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इनकी भी
जो नंबर ऑफ टैंकर्स है ये भी लिमिटेड है। ये भी टैंकर्स इतने नहीं है कि ये पूरा लोड उठा सके, इतनी डिमांड आ रही है। भले ही हमारे पास ऑक्सीजन हो, बट ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आई क्योंकि इतने हमारे पास टैंकर्स ही नहीं है। दूसरा ये चैलेंज आ रहा है कि अगर हम ट्रांसपोर्ट कर भी रहे तो हॉस्पिटल लेवल पे इतने सिलेंडर या वेसल्स नहीं है, क्रायोजेनिक वेसल्स, कि वहाँ वो पेशेंट को दे सके। उनकी भी एक लिमिटेड एक नंबर्स है। और इन सब चीज़ों में अगर आपको टैंकर बनाना है या हॉस्पिटल लेवल पे क्रायोजेनिक वेसल या सिलेंडर बनाना है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये दो बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। एक तो जोग्राफिकल लोकेशन की, कुछ स्टेट्स के पास एक्सेस ऑक्सीजन है और कुछ के पास बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है। और दूसरा जो लॉजिस्टिक की दिक्कत और स्टोरेज की दिक्कत, ये दो बड़े चैलेंजेस है ऑक्सीजन के सप्लाई में। इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता था कि हम हॉस्पिटल लेवल पे ही एक स्मॉल स्केल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट डालें, ताकि उस हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। अगर हम देखें कि अगर किसी हॉस्पिटल में हमें एक प्लांट सेटअप करना है तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट आती है वो आती है 1.25 करोड़, और उसको इंस्टॉल करने में 4 to 6 वीक्स लगते हैं। जब ये पेंडेमिक चालू हुआ था 1 साल पहले, तब गवर्नमेंट ने 2001 करोड़ रुपीज़ इसके लिए रिलीज़ किए थे। ये जो 1 करोड़ में 201 करोड़ रुपए रिलीज़ किए थे, अलॉट किए थे 162 प्लांट्स इंस्टॉल करने के लिए देश के अलग अलग लोकेशन में, हॉस्पिटल्स में। बट इसमें से 162 में से आज की तारीख में केवल 33 ही प्लांट इंस्टॉल हो पाए वो वर्किंग कंडीशन में। यानी ये दिखाता है कि हम प्लानिंग कर देते, घोषणाएं कर देते, बट जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो हम काफ़ी पीछे हैं। 1 साल पहले जब ये महामारी चालू हुई थी, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम इतने प्लांट्स लगाएंगे। इसके टेंडर इनवाइट किए, जो टेंडर इनवाइट किए उसमें भी करीब 8 महीने का पूरा प्रोसेस में टाइम लग गया। और उसके बाद हमें लगा कि कोविड ख़त्म हो गया है, अब चला गया है, तो हम एक तरह से ढुलमुल रवैया अपनाया, जिसकी वजह से केवल आज की तारीख में क्या 33 प्लांट्स इंस्टॉल हो पाए। अगर ये 162 पूरे प्लांट इंस्टॉल हो जाते तो ये काफ़ी हेल्प मिलती, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में प्लांट है तो आपको एक तो ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं आएगा, ना ही स्टोरेज का इशू आएगा, क्योंकि उस प्लांट में से आप पाइप के थ्रू हॉस्पिटल्स में उस हॉस्पिटल में कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ऑक्सीजन के बारे में, और हम ये भी समझते हैं कि हर तरफ कोविड की न्यूज़ देखना बहुत स्ट्रेसफुल भी है कुछ लोगों के लिए। इट कैन बी मेंटल ट्रॉमा एंड इट कैन बी स्केरी, और ओवरऑल आपकी एंजाइटी बढ़ा सकता है अगर आप दिन भर कोविड की न्यूज़ देखते जाएं। अब ये जो कॉन कॉल है, ये तो वर्क फ्रॉम होम हम कर रहे थे तो थोड़ा टाइम था, तो अभिषेक ने आइडिया दिया कि हम दोनों वैसे भी फ़ोन पे बात करते हैं, या तो क्यों ना इसका वीडियो बना के पोस्ट करें। ऐसा करने लगे तो लगा कि कन्वर्सेशन को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के मोड में करना पड़ेगा, तो वो करने लगे। लेकिन एंड ऑफ द डे ये जो कॉन कॉल है ये दो दोस्तों का डिस्कशन है, और आप लोग उसे देख रहे हैं तो आप भी इसमें शामिल हैं। इसी लिहाज से जाते जाते मैं 5 टिप्स भी शेयर करना चाहता हूँ जो वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल से डिराइव्ड हैं, अबाउट हाउ यू कैन कीप द राइट माइंडसेट ड्यूरिंग दीज टाइम्स। सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि इट इज ओके टू फील वॉट एवर यूर फीलिंग लाइक। अगर आपको ये कोविड की न्यूज नेगेटिव लगती है तो इट इज ओके टू फील लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ इट कि बाहर ऐसा हो रहा है। अगर आप अवेयर रहेंगे तभी आप उस पर एक्ट कर पाएंगे। लेकिन अवेयर रहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली 24/7 न्यूज ही देखते रहें। इनफैक्ट आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कोविड के बारे में, कोविड से रिलेटेड आप न्यूज या कंटेंट कहाँ से कंज्यूम करेंगे, सोशल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से, व्हाट्सएप से, या किसी और प्लेटफॉर्म से। बट हर प्लेटफॉर्म पर कोविड की हर न्यूज देखने से, पढ़ने से आप ओवरवेल्म फील करेंगे, आपको वो एंजाइटी हो सकती है। इसलिए द बेस्ट थिंग टू डू इज कि आप एक सोर्स सिलेक्ट कर लीजिए कि कोविड के बारे में मैं सिर्फ इस वेबसाइट को देखूंगा, और इसके अलावा आपको कहीं और से कोविड के बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। इससे ये होगा कि अगर आपको कोविड की न्यूज नेगेटिव लगती भी है तो भी अवेयर रहने के लिए आपके पास एक सोर्स है, और आप हर जगह हर तरफ पूरा दिन कोविड की न्यूज नहीं देखेंगे। लेकिन जब आप ये डिसीजन लें तो थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप कोविड के बारे में सिर्फ व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन लेना डिसाइड कर लें, वो एकदम टेरिबल हो जाएगा। सेकेंड इज फिजिकली एक्टिव रहिए। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में फिजिकल एक्टिविटीज को एंटी डिप्रेसेंट से ज़्यादा कारगर बताया गया है, इसलिए फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है। अपनी डाइट पर ध्यान देना ज़रूरी है, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप इनफ नींद, इनफ स्लीप लें।
ऐसा ना हो कि दिन भर आप कोविड की न्यूज़ देख रहे हैं और रात भर कोविड के बारे में सोच के सो भी नहीं रहे। मेंटल हेल्थ के बारे में, थर्ड पॉइंट इज मेंटल हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को मेडिटेशन या प्रे करने से मेंटल कामनेस मिलती है, तो आप वो कर सकते हैं। कुछ लोग पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें पढ़ते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ऑडियो बुक सुनते हैं तो वो भी देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो किया था, उसकी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, मैन सर्च फॉर मीनिंग, आप वो देख सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए कुछ लोग ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करते हैं। You can look around yourself and be grateful to for whatever that you have. You can be grateful कि आप अभी अपने घर में हैं, स्वस्थ हैं, आपको हॉस्पिटल नहीं भागना पड़ रहा है। You can be grateful for that. You can be grateful for your relationships, आपका जॉब। तो आप और कुछ नहीं तो इंटरनेट के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, ताकि आप वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर पा रहे हैं। नंबर 4 इज लुक एट दी एबंडेंट अपॉर्चुनिटी टू सर्व अदर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत खराब टाइम चल रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ भी छोटा मोटा आप क्या कर सकते हैं। लास्ट ईयर जब मजदूर पैदल घर जा रहे थे, तो हमने देखा कि कितने लोगों ने उनकी मदद की, उन्हें खाना दिया। कितने लोग आज भी अपने सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ शेयर करते हैं कि वो अपने घर का खाना, बना हुआ खाना कोविड पेशेंट्स के लिए फ्री में डिलीवर कर रहे हैं। ऑक्सीजन में, रेमडेसिविर में, हॉस्पिटल बेड्स में आप दूसरों की मदद कर रहे हैं लोग। आप ऑनलाइन किसी चैरिटी में डोनेट कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो सालों से आपने जिन दोस्तों से बात नहीं की, आप उनको फोन कर सकते हैं। तो थिंक ऑफ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी दैट हैज एक्चुअली ब्रॉट पीपल क्लोजर। एंड फाइनली नंबर 5 पर आपको कोविड के बियॉन्ड देखना पड़ेगा। हमको इसके बाद की दुनिया के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा वापस से। अगर आपको लगता है कि अभी बहुत बुरा वक्त चल रहा है, बहुत बुरा टाइम चल रहा है, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हो सकता है इससे बुरा वक्त भी आ गया है, और वो भी हमें देखना पड़े। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है इससे अच्छा वक्त भी आ गया है और आएगा ही। तो एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस आर टुगेदर इन दिस, एंड वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस टुगेदर। तो आज के कॉन कॉल में इतना ही। जो हो रहा है उससे अवेयर रहिए, लेकिन अपना आउटलुक ऑप्टिमिस्ट रखिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी फॉलो कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।